आदिवासी के नाम पर अगर सीएम बना हुआ है तो ये संविधान ने दिया हुआ राइट है, मगर संविधान ने दिया हुआ पहचान वो व्यक्ति नकार रहा है। तो इस तरीके से इस प्रांत में आदिवासियों का हिंदू के नाम पर धर्मांतरण सीएम खुद कर रहा है। हिंदू के नाम पर यहाँ का सीएम खुद धर्मांतरण कर रहा है। भारत के लोग हिंदू नहीं है, भारत के लोग शेड्यूल कास्ट है, याद रखो। भारत के लोग 1700 जातियों के अनटचेबल लोगों का संविधानिक नाम क्या है? शेड्यूल कास्ट। 800 कबीले में बटे हुए 8-10 करोड़ आदिवासी लोग हैं, उनका नाम आदिवासी है। 4743 जातियों में बटे हुए बैकवर्ड कास्ट के लोगों का नाम अदर बैकवर्ड कास्ट है। और इन्हीं से जो धर्मांतरित हुए हैं, चाहे वो ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे जैन, क्रिश्चियन, लिंगायत है, इनका माइनॉरिटीज के नाम पर अधिकार है। तो हम लोग कहाँ से हिंदू है? हम लोग कहाँ से हिंदू है? हम तो कह रहे हैं, वो लोग जिस नाम पर प्रचार कर रहे हैं ये हवा है, ये झूठी बात है। रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, शिव पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, भारत की किसी भी भाषा में हिंदू शब्द नहीं है। जब मुगल भारत में आए 11वीं 12वीं शताब्दी में, तब उन्होंने यहाँ की समस्त प्रजा को कहा हिंदू। स्वामी दयानंद सरस्वती नामक ब्राह्मण, गुजरात का ब्राह्मण, मोदी भी गुजरात के हैं और दयानंद सरस्वती भी गुजरात का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर कहा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। क्या कहा? हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है। उसने लिखा सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में, हिंदू यानी काला, हिंदू यानी चोर, हिंदू यानी डाकू, हिंदू यानी नीच, छली, कपटी, गुलाम। तो हम अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात को अगर समझा जाए तो हम अपने को क्यों गुलाम कहेंगे? हम अपने आप को नीच क्यों कहेंगे? हम अपने आप को क्यों अपमानित करेंगे? हम कौन है? हम इंडियन है। वी आर इंडियंस। हम कौन है? हम भारत के मूल निवासी है। ये मेरी किताब है, इस किताब का टाइटल है, अभी तक कोई भारत का ब्राह्मण इस किताब को चुनौती नहीं दे पाया। लिखित में इस किताब का नाम है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया। हम कोई क्रिश्चियन लोगों के बीच में मैं संबोधित नहीं कर रहा हूँ। इसमें हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एक इकाई है, इसमें हमारा भारत मुक्ति मोर्चा भी है, इसमें हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भी है, इसमें हमारा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संगठन भी है, छात्र संगठन भी है। मैं तमाम मूल निवासियों को संबोधित कर रहा हूँ कि भारत में 3.5% लोग हैं। देखो कितनी मजाक है। बहुसंख्य लोगों का भारत पर राज होना चाहिए या अल्पसंख्य लोगों का भारत पर राज होना चाहिए? ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है। ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है और 3.5% ब्राह्मणों का कांग्रेस कांग्रेस 100% ब्राह्मणों का संगठन है। वो कोई आदिवासी बहुजनों का नहीं है। बीजेपी 100% ब्राह्मणों का लीड करने वाला ब्राह्मण है। सीपीएम ब्राह्मणों का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का। तो भारत के पार्लियामेंट पर 5 राष्ट्रीय दल है जिनके पास वोट नहीं है, उनका पार्लियामेंट पर 100% कब्जा है। विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। साथियों, हमारे हक अधिकार छीनने वाले लोगों ने, जिन्होंने हमें अछूत बनाया, जिन्होंने हमारे भाइयों को जंगल में खदेड़कर नंगा भूखा रखा, वो विदेशी लोगों ने आज लोकतंत्र को जखड़ लिया है और ईवीएम के कारण जखड़ लिया है। ब्राह्मणों की कोई औकात नहीं है, गांव का सरपंच नहीं बन सकता, इतनी उनकी अल्प आबादी है। वो देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कैसे कर रहे हैं? अभी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कीम लागू किया लॉकडाउन में, जब घर के अंदर थे। अब वो कह रहे हैं देखो लोकतंत्र का ढांचा खत्म हो गया है। हम हॉल में काम कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से,
आने वाले समय में हमें सड़क पर उतरना होगा, आने वाले समय में हमें सड़क पर लोगों को उतरना होगा। लोकतंत्र की इन लोगों ने हत्या कर दी है। अब वो कह रहे हैं, क्लॉज नंबर 12 में कहा उन्होंने, पार्लियामेंट के अंदर ब्राह्मण्स पार्टियों ने कहा कि 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को जाति आधारित शिक्षा का प्रशिक्षण मास्टर जी देंगे। चमार के बच्चों को काय की शिक्षा देंगे, लोहार के बच्चों को किसकी शिक्षा देंगे, सुतार के बच्चों को किसकी शिक्षा देंगे, फिर जज कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, देश का अधिकारी कौन बनेगा, वही बनेगा। जाति के काम तो हमारे पास रहेंगे। तो आने वाले समय में हमें चुपचाप नहीं रहना है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, इन विदेशी लोगों का नहीं है। उनका खून टेस्ट हुआ 2001 में और उनका खून जो मिला उस खून का नाम है R1A1। ब्राह्मणों के खून का DNA ग्रुप का नाम है R1A1। भारत के आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और तमाम माइनॉरिटी लोगों का, जिसमें ईसाई भी है, मुसलमान भी है और लिंगायत है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, इन सभी लोगों का आपस में एक DNA ग्रुप मिला जिसका नाम है L3MN। भारत के मूल निवासी लोगों का DNA ग्रुप का नाम क्या है? L3MN। और विदेशी लोगों का DNA ग्रुप का नाम क्या है? R1A1। अब ये लड़ाई 2 ग्रुप के बीच में है। ये लड़ाई अब 2 ही ग्रुप के बीच में होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास चल रहा है। तो 2 ग्रुप कौन सा है? R1A1 वेस्ट यूरेशियन ब्राह्मण, R1A1 विदेशी ब्राह्मण और L3MN मूल निवासी। मेरे साथ नारा लगाओ, बोल 50 जय मूल निवासी, बोल 50 जय मूल निवासी। मूल निवासी जागेगा, भागेगा, मूल निवासी जागेगा, विदेशी का अमर भागेगा। मूल निवासी की पहचान। अब इसमें ये भी जानकारी मिला, ये आए थे 4,500 वर्ष पहले, तो साथ में बीवियां तक नहीं लेके आए थे। ये भी जानकारी मिला, ये रिपोर्ट में पता चला। अब जिनका DNA विदेशी है, उन लोगों ने हमारी सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया, उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। और आज हिंदू के नाम पर जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये आदिवासी बहुल एरिया है या हिंदू के नाम पर प्रचार नहीं कर सकते, तो उन्होंने तरीका अपनाया, ईसाइयों को टारगेट करो। देखो, उनकी चाल को आपको समझना होगा। ईसाइयों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर ईसाइयों के नाम पर प्रचार किया जा रहा है, टारगेट नहीं किया जा रहा है। टारगेट में कौन है? नॉन ईसाई। नॉन ईसाई कौन? शेड्यूल कास्ट। नॉन ईसाई कौन? शेड्यूल ट्राइब। नॉन ईसाई कौन? OBC। बहुसंख्य लोग 3.5% ब्राह्मण को सत्ता में कैसे बिठा सकते हैं? बिठाने वाले नहीं है। अगर सत्ता हथिया लेनी है तो आदिवासी एरिया में क्या प्रचार करो? ईसाई, गैर ईसाई। RSS के लोगों ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाया था। RSS के लोगों ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाया और उनकी डिमांड था कि आदिवासी में से ईसाई बने हुए लोग रिजर्वेशन नहीं ले सकते। ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि नहीं किया? अब उनको क्या करना चाहिए था? उनकी सरकार है पर देश में, पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने एक नया बच्चा आगे किया। अब इस नए बच्चे को क्या करना चाहिए था? राज्य के राजधानी में हाईकोर्ट में जाकर केस दर्ज करना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, मगर उन्होंने भड़काने का काम किया। इसके पहले ही अलग अलग राज्यों के हाईकोर्टों में और देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है, जजमेंट में कहा गया है, आप कौन सा भी धर्म अपना लो, मगर आपके रीति रिवाज परंपरा वैसे की वैसे बरकरार रहती है। इस आधार पर आपके आदिवासी होने का राइट नहीं छीना जा सकता। संविधान कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मगर उन लोगों ने अलग अलग राज्यों में भड़काने का काम किया और छत्तीसगढ़ में भी भड़काने का काम किया था। ये कौन सा षड्यंत्र चल रहा है जो संविधान के खिलाफ चल रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस देश के 3.5% लोग विदेशी है। अंग्रेज आए चले गए, डच आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए, मुगल आए चले गए,
ब्राह्मण आए चले गए क्या? वो तो सारी संस्थाओं पर कब्जा कर चुके हैं। 3.5% ब्राह्मण, 100% कब्जा। ओबीसी को चाहिए था 50% ज्यादा रिजर्वेशन, इन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पर उनका भी खा लिया। यानी सारी संस्थाओं पर कब्जा किए हुए लोग आज वर्तमान में क्या करना चाहते हैं? भारत में नरसंहार की वो तैयारी कर रहे हैं। भारत दुनिया में भूखमरी में अव्वल आ गया। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? हम ईसाई की चर्चा नहीं कर रहे, असली देशभक्त हम हैं। हम हमारी देश की चर्चा कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं, हम हमारे भाई बहनों की इज्जत की चर्चा कर रहे हैं। भारत दुनिया में कौन सा है? भारत भूखमरी में अव्वल, 116 में 113। ये गर्व की बात है। मोदी जी कह रहे विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। अरे भिखमंगा देश बना दिया इन लोगों ने, विदेशी लोगों ने। भारत पहला अव्वल आ गया। हर साल 16 लाख बच्चे भूखमरी से मरते हैं, उसमें आदिवासी बहुल एरिया के ज्यादा होते हैं। ये हत्या कर रहे हैं। ये जो ईवीएम का घोटाला करके सत्ता में बैठ रहे हैं, ये नरसंहार कर रहे हैं। बांग्लादेश में जन आंदोलन हुआ, सिक्योरिटी मोहन भागवत की बढ़ाई गई। हमें समझ में नहीं आया कि भागवत जी भारत के रहवासी है या बांग्लादेश के रहवासी है। वो अपने आप को एक सामाजिक संगठन कहते हैं। मगर मैं आज इस मंच पर एक खुलासा करना चाहता हूँ। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट किया गया था। देश में 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए गए, ये आरएसएस नामक संस्था के द्वारा किए गए हैं। जो दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनको भी सर्टिफिकेट की जरूरत है। 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए गए। बंगाल का ब्राह्मण असित चटर्जी उर्फ असीमानंद, फेक नाम असीमानंद, जब बम फूटेंगे दूसरे जेल में जाएंगे तो उनको असीम आनंद होगा। ओरिजिनल नाम असित चटर्जी। उसने कन्फेशन दिया और कन्फेशन में कहा मैंने मोहन भागवत के कहने पर 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए। उसको बैन होना चाहिए। मैं इस मंच पर ऐलान कर रहा हूं, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा अगले साल हम लोग आरएसएस को बैन करने के लिए 10 लाख लोग नागपुर जाने वाले हैं। देश का मामला है, ये देश को बचाने का मामला है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट ने तहकीकात किया, आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास सुनाया गया। कोर्ट ने आरएसएस के लोगों को टेररिस्ट घोषित करके आजीवन कारावास सुनाया। कोर्ट के फैसले के आधार पर आरएसएस देशभक्तों का संगठन नहीं है, आतंकवादी ब्राह्मणों का संगठन है। इस देश में भूखमरी पहले नंबर पर है, बेरोजगारी पहले नंबर पर है, मिनटों में महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है और आपके छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और यहाँ का सीएम आरएसएस का कठपुतली बन चुका है और आदिवासियों का हसदेव। जो जंगल है, लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है और हमारा आदिवासी उस पेड़ को बचा रहा है। हमारे आदिवासियों को कत्लेआम कर दिया जा रहा है। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या आप मुर्दा हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया था। शुरुआती दौर में ऐसे चंद लोग आए थे, तारीख थी 1927, हमारे लोगों को पीटा गया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम चंद लोग हो, आने वाले समय में हम बदला लेंगे। हम संगठन बना रहे, हम लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, हम बोल रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को देखकर लोग रोने लगे, आपकी भी पिटाई हुई, हमारी भी पिटाई हुई, इनको हम कुचलेंगे। बाबा साहब ने कहा नहीं, तैयारी करके आना है। मुझे भी बुरा लग रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जो कहा वो मैं आज आपको कह रहा हूँ। आपको भी बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है? तो बाबा साहब को भी बुरा लगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय उनको क्या कहा? गुलाम को गुलाम होने का एहसास दिला दो, यही जागृति है। आपको अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। एहसास होना जरूरी है। तो आज हमारे लोकतांत्रिक देश में हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारे एडवोकेट सुनील डोंगर दिवेश जी राष्ट्रीय संगठन के प्रभारी है, ILPA
इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रभारी है, वो कहने के लिए गए भाई साहब मैं वकीलों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आप ये क्या कर रहे हो? तो उनको भी धमकाने का काम किया जा रहा है। उनको भी हम कानूनी जवाब देंगे, उनको भी हम कानूनी जवाब देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ में कोई हथियार है? हमारे हाथ में तो किताब है, देखो हमारे पास तो कलम है, हमारे पास दिमाग है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो हमारा हॉल था वहां ये कहकर वहां से हमको खदेड़ दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ कोई कार्यक्रम आया है। बड़ा गजब का नियम है, जब किसी को अलॉट करते हो, हमने चालान भरा 14,000 रुपए, उस हॉल का हमने क्या किया, चालान भरा, तो उस दिन का मालिक कौन है? आज हम लोग हैं। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि सरकार का कोई यहाँ कार्यक्रम है तो आप यहाँ से चले जाओ। जब हमको खदेड़ा जा रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ का कलेक्टर ये चाहता है कि हम कलेक्टर ऑफिस पर कार्यक्रम करें? अगर वो ऐसा कहते तो हम यहाँ खुले में बैठने के बजाय हम कलेक्टर ऑफिस जाकर कार्यक्रम करते और दुनिया को बताते देखो लोगों को हॉल तक नहीं दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में हमको हमारी लड़ाई लड़नी हो, हमें हमारी लड़ाई लड़ने के लिए पसीना क्या खून देना पड़े तो भी हम देने के लिए तैयार है। ये हमारे देश का मामला है, ये हमारे देश का मामला है और हमारे स्वाभिमान का मामला है। रोटी से भी बड़ी चीज स्वाभिमान होती है। हम हमारे स्वाभिमान की बलि देकर हमारे देश की कुर्बानी नहीं दे सकते। हमें हमारे देश को तथा संविधान को बचाने के लिए डट कर रहकर मुकाबला करना होगा। साथियों, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, उनके ऊपर भी ब्रिटिश लोग दमन करते थे, उनको भी नहीं बोलने देते थे। जब उनको नहीं बोलने देते थे तो बोलते थे मैं आपके कानून का उल्लंघन करता हूँ, डालो जेल में। आने वाले समय में हमारे हॉल की परमिशन रद्द कर दी जाती है, मैदान में गुंडागर्दी कर दी जाती है, तो हम भी ऐसे गलत कानून का उल्लंघन करेंगे और कहेंगे कि हमको भी जेल में डालो। क्यों? क्योंकि गांधी जी जेल में जाते जाते महान इतने हो गए कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है। बॉम्बे में ऐलान किया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या भारत के ब्राह्मण लोग विदेशी होने के बावजूद, अगर लोकतंत्र होने के बावजूद वो इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं तो हमें भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। जो लोग विदेशी लोग हैं उनको संविधान के दायरे में रहना चाहिए। मोहन भागवत का कार्यक्रम होता है तो क्या हम ऐसा हल्ला गुल्ला करते हैं? क्या हम ज्ञापन देते हैं? वो तो हमको गाली देता है, हिंदू के नाम पर गाली देता है, हमारे लोगों को बरगलाता है, झगड़े लगाता है। क्या हम आरएसएस बीजेपी के लोगों का इस तरीके से विरोध करते हैं? वो तो हम लोकतंत्र को मानते हैं। हम हमारे दुश्मन को भी कहते हैं तुम्हें बोलने की आजादी है, मगर मेरा मुंह चुप करने की तुम्हें आजादी नहीं है, मेरा मुंह खोलने की मुझे आजादी है। तो साथियों, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना होगा। 550 जिलों में हमारा संगठन है, 4,500 तहसील में है, 32 राज्यों में है, देशव्यापी संगठन है। इसीलिए 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरा था। कुछ लोग कहते हैं कि क्या होगा, तुम ब्राह्मणों का क्या करोगे? तो मैं यहाँ आज बायलानी बयान दे ही देता हूँ। जो विदेशी लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहता है, जो विदेशी लोग हैं वो वहां के मूल निवासी लोगों पर जबरन राज नहीं कर सकते। विश्व का कानून हमारे आजादी के समर्थन में है। जन आंदोलन होगा, केला गांव का जन आंदोलन की तैयारी कर रहे और वो ऐसा करके हमारा गांव में संगठन फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। ऐसा उनको करना चाहिए। हमारे लोगों को कभी कभी कम समझ में आता है, देर से समझ में आता है, मगर जब ब्राह्मण विरोध करता है तो हमको आधा सेकंड लगता है समझने, ज्यादा देर लगता है क्या? तो दुनिया में आजादी के 3 रास्ते हैं। नंबर 1, गांधी जी का विश्व मान्य सिद्धांत था, जो विदेशी लोग हैं वो भारत छोड़ के चले जाए। गांधी जी का एक सिद्धांत है, जो विदेशी लोग हैं वो भारत छोड़ के चले जाए, यही हमारी आजादी की डिमांड। गांधी जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। दूसरी डिमांड थी, दूसरी डिमांड हिटलर की थी। हिटलर भी एक आजादी की लड़ाई लड़ रहा था।
और आरएसएस बीजेपी के लोग हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। तो हिटलर का कहना है विदेशी लोगों को भागने मत दो, उसको गैस चैम्बर में दबा के मारो, कहीं वो फिर दोबारा आकर आपको गुलाम ना बनाए। तो हिटलर का सिद्धांत था भागने मत दो, विश्वमान्य सिद्धांत है। और तीसरा सिद्धांत है नेल्सन मंडेला का, जो विदेशी लोग हैं उनको भागने मत दो, उनको उसी देश में रहने दो, मगर उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मत दो, उनको मंत्री बनने का अधिकार मत दो, उनको वोटर का भी अधिकार मत दो, उनको दुय्यम नागरिक के तौर पर रहने दो, शासक हम मूल निवासी होंगे। ऐसा किसका कहना है? नेल्सन मंडेला का कहना है। वो कह रहे तुम यहाँ आ गए, टट्टी कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, रहो चुपचाप रहो, शासक हम रहेंगे। ये तीसरा सिद्धांत। अब चौथा सिद्धांत हमारा है, अब ये विश्वमान्य सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत हमारा है। हम चौथा सिद्धांत कौन सा लागू करने वाले हैं? ये जो 3 सिद्धांत है इसमें से वो एक लागू करने वाले हैं, बशर्ते वो वर्तमान ब्राह्मणों के व्यवहार पर लागू होगा। कौन सा लागू करना है? हमारा अपना कोई सिद्धांत नहीं है, जो विश्वमान्य सिद्धांत है वही हमारा सिद्धांत है। हम शस्त्र हाथ में नहीं लेने वाले लोग हैं, हम सशस्त्र आंदोलन का भी समर्थन करने वाले लोग नहीं है। हमारी आबादी 90% है, हम भारत के ओरिजिनल मूल निवासी है। हमें 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करना है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों का, आपको तो 6 लाख गांव जाना ही नहीं है, 6 लाख गांव का हमारा टेंशन है। आपको छत्तीसगढ़ के तमाम गांवों में, जंगलों में जाकर संगठन बनाना है। आज का संदेश, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर हमारा बाप है, उन्होंने हमें अधिकार दे दिया है और देने वाली तारीख है 26 जनवरी 1950। बाबा साहब अंबेडकर ने सभी लोगों को अधिकार दिया। बाबा साहब अंबेडकर कितने महान बाप थे हमारे बच्चों को तो दिया, ब्राह्मण को भी दिया, उसको भी कहा तुम संगठन बनाओ, तुमको जो बोलना है बोलो, मगर संविधान के दायरे में रहकर बोलो। बाबा साहब अंबेडकर कितने महान बाप थे, हमारे दुश्मनों को तक अधिकार दिया, हमको तो दिया, मगर वो लोग संविधान के बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें न्याय चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें समता चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। हमारी लड़ाई इसके लिए है, हमारी लड़ाई संविधान में दिए हुए संविधान के प्रियम्बल के ऑब्जेक्ट की लड़ाई है। देखो हमारी कितनी बड़ी लड़ाई है, हम किसी का गला दबा रहे, हम किसी के अधिकार छीन रहे, हम तो इंसान है, यही तो बताने के लिए इकट्ठा हो गए। हम लोग इंसान है, इंसानों का संविधान है और संविधान के दायरे में आकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट ये इसका कर रही है तो मैं आज दूसरा ऐलान कर रहा हूं। पहला ऐलान, आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में हम मोर्चा लेकर जाने वाले, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा नहीं लेकर जाएगा, भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जाने वाला है। नंबर 2, भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हम जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ बंद करने वाले हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाएगा तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा ना कि छत्तीसगढ़ बंद क्यों हो रहा है। तो ये हमारा ऐतिहासिक मैं ऐलान यहाँ पर कर रहा हूँ। मुझे मंच पर खड़ा होकर बोलना चाहिए था, मुझे यहाँ कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये कुर्सी आपके लिए बन रही है, आपको हुक्मरान बनने के लिए बन रही है, आप इस देश के मूल निवासी हो। तो दूसरी बात यह है, और तीसरा बड़ा आंदोलन आने वाले 14 नवंबर को राजधानी रायपुर में होने वाला है। और वो आंदोलन है जो सतनामी धर्म है, मूल निवासियों का धर्म है। सतनामी धर्म जो है गुरु घासीदास, संत गुरु मूल निवासी महापुरुष संत गुरु घासीदास, सतनामी धर्म मूल निवासियों का धर्म है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने योजना बनाकर उनका जैत खम तुड़वाया है, और इसके विरोध करने वाले लोगों को जेल में ठुसाया है, हजारों की तादाद में। इसके विरोध में मैं स्वयं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी राजधानी में पधारने वाले आने वाले 14 तारीख को, और लाखों की संख्या में वहां महारैली का आयोजन करने वाले।
इसका संदेश आपको गांव गांव में फैलाना होगा, क्योंकि वो हमारा महापुरुष है। दूरभाषिका जी मूल निवासी महापुरुष है, छत्तीसगढ़ का महापुरुष नहीं है, देश का महापुरुष है। और जिन लोगों को तकलीफों झेलनी पड़ रही है उनका जवाब 14 तारीख को मैं देने वाला हूं। आपको क्या काम करने हैं? आपको गांव गांव का संगठन बनाना है। आपकी सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। हमारे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। हम लोग डरने और धमकी के प्रभाव में आने वाले नहीं है। हम देशव्यापी संगठन चलाने वाले लोग हैं। और आज जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो तानाशाही का रवैया अपनाया, इसका जवाब हम आरएसएस हेडक्वार्टर जाकर देने वाले हैं। ये जानकारी मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी। मैंने कहा कि छावनी बनाई गई है और हमारे लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, लाइट काटी जा रही है। तो उन्होंने कहा उनको मैसेज दीजिए कि मैं वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनकी खानदान से हूँ जिन्होंने 500 लोग थे। 1 जनवरी 1818 को मोहन भागवत के बापजादा थे बाजीराव पेशवा, उनकी 28,000 फौज थी और मेरे पुरखों की 500 की फौज थी। 500 के लोगों ने बोटी बोटी करके मारा था। हम उनकी औलाद है। अभी भी हमारा खून ठंडा नहीं हुआ है, तो हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो किया गया, इसका कोर्ट में भी जवाब देंगे और जंगे मैदान में भी जवाब देंगे, क्योंकि ये मामला मेरे बोलने की पाबंदी का नहीं है, हमारे चंद लोगों की बोलने का मामला नहीं है। ये भारत के संविधान पर छत्तीसगढ़ में पाबंदी डाली गई है, इसके लिए बंद होगा। छत्तीसगढ़ बंद करने के समर्थन का मैं यहाँ रिजोल्यूशन पास कर रहा हूँ। कितने लोग सहमत है? हाथ खड़ा करके सहमति जताए। सभी लोग सहमत हैं। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम भी सफल हुआ, हमारी जनसभा भी बहुत अच्छी हुई और जितना हॉल के अंदर जितना खुशी चैन आता था उससे ज्यादा मैदान में आता है, उससे ज्यादा मैदान में आता है। बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा डराया जाता था, तो बाबा साहब के लोग भी डर जाते थे। तो बाबा साहब उनको क्या कहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर उनको क्या कहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर उनको कहते थे, देखो मैं मेरे सिर के ऊपर कफन बांध के चला हूँ, हमें कोई डराए नहीं। तो हम इस देश के नागवंशी है, इस देश के मूल निवासी है। मैं इस मौके पर आप सभी लोगों को निवेदन देता हूँ कि हमारा कार्यक्रम यही से खत्म होगा, वो माइक से नहीं होगा, यही से चलेगा। अब आभार प्रदर्शन वाला भी यही खड़ा होकर बोलेगा। इससे बढ़िया मंच है कोई? इससे बढ़िया मंच है कोई? तो अब मैं जो बोला हूँ मैंने प्रिसाइड वो कर दिया है। अब अगली कार्रवाई हम छत्तीसगढ़ बंद करने की करेंगे। लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई नहीं है तो मजा नहीं आता, लड़ाई तो होनी चाहिए। बोल 50 मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी, सबसे बड़े आतंकवादी ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी। बोल 50 जय मूल निवासी, बोल 50 जय मूल निवासी। धन्यवाद।